बंधुओं, नमस्कार। साहित्य की विधा में छंदों का अनूठा योगदान है, अद्भुत महत्व है। क्योंकि कहा भी गया है छंदों के विषय में कि चित्ताह्लाद जनकम छंद। जो चित्त को आह्लादित करे उसे छंद कहते हैं। छंदों में यदि हम प्रवेश करें तो हिंदी साहित्य में भी छंदों का अद्भुत योगदान है। हिंदी साहित्य में भी छंदों के विभिन्न आचार्य हुए हैं। उनकी काव्य रचनाएं बड़ी अद्भुत हैं। छंद वस्तुतः काव्य और छंद के प्रारंभ में एक नियमावली है, जिनका बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा योगदान है, जिसे हम गणों के नाम से जानते हैं। वह 8 गण हैं, आप सब जानते ही हैं। तो ऐसे यमाता राज भान सलग, इन गणों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और छंदों के विषय में यदि हम विशेष रूप से देखें तो संस्कृत साहित्य में तो छंदों का अद्भुत वर्णन हुआ ही है। और छंदों का आरंभ वैदिक काल से ही हुआ है, क्योंकि वेद के सूक्त भी सभी छंदोबद्ध हैं। और छंद शास्त्र के आचार्य पिंगल हुए। छंद संस्कृत की भाषा में यदि देखें, संस्कृत की दृष्टि से देखें तो छद धातु से, शदित आच्छादने धातु से, छद धातु से छंद शब्द की निष्पत्ति होती है। इसका अर्थ होता है जो आह्लादित करे, प्रसन्न करे। यह आह्लाद वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या को बतलाता है। बंधुओं, छंद का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। जिसे पिंगल ही कहते हैं, क्योंकि आचार्य पिंगल ही इसके प्रवर्तक हैं। छंद के कुछ ग्रंथ भी हैं। वृत्त रत्नाकर, इसको, इसके रचयिता, इसके प्रणेता हैं श्री केदार भट्ट जी। इसी प्रकार से श्रुत बोध का भी वर्णन आता है। इसे कालिदास द्वारा विरचित माना जाता है। वाणी भूषणम, यह भी ग्रंथ है जो कि दामोदर मिश्र के द्वारा लिखा गया है। छंदोनुशासनम, यह ग्रंथ है जिसे हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। वाग्वल्लभ, यह ग्रंथ है जिसे दुखभंजन, आचार्य दुखभंजन के द्वारा निर्मित कहा गया है। इसी प्रकार से सुवृत्त तिलक भी है, जो आचार्य क्षेमेंद्र का है। इसी प्रकार आगे एक छंदो मंजरी का भी सभी जानते हैं, बहुत प्रचलित है। ये आचार्य गंगादास कृत है। संप्रति इस समय उपलब्ध छंदो ग्रंथों में आचार्य पिंगल का जो छंद सूत्र है या छंद शास्त्र है, ये सर्व प्राचीन माना जाता है। इस प्रकार से छंद शास्त्र की परंपरा परंपरा बड़ी अद्भुत है। यहां हम यदि हिंदी साहित्य में छंदों की चर्चा करें तो हिंदी विधा में प्रायः सभी छंदों के जो भेद हैं वो मात्रिक छंद हैं, वार्णिक छंद हैं, और हिंदी में एक मुक्तक छंद भी आजकल समसामयिक है, प्रचलित है, जिसको ज्यादातर कवि अपने मंच से प्रस्तुत करके जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आकृष्ट करते हैं।
और मंच की शोभा को बढ़ाते हैं। तो मात्रिक छंद यह मात्राओं पर आधारित है। अब मात्राएं सभी जानते हैं, इसके लिए हमें वर्णमाला पर जाना पड़ेगा और उसके हिसाब से लघु गुरु का यानी ह्रस्व और दीर्घ का, ह्रस्व वर्ण की एक मात्रा होती है और दीर्घ वर्ण की दो मात्राएं गिनी जाती। तो इसी प्रकार से मात्रिक छंद के भी कुछ प्रकार हैं। मात्रिक छंद के भेद हैं, उसमें एक तो सम्मात्रिक छंद है, दूसरा अर्धमात्रिक छंद है और तीसरा है विषम मात्रिक छंद। चरण किसी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली पूरी पंक्ति को उस छंद का चरण कहा जाता है। चरण किसे कहते हैं? जिसमें वो एक लक्षण घटित हो जाए। इसे पद या पाद भी कहते हैं। सामान्यतः छंद में चार चरण प्रयुक्त होते हैं। कुछ छंदों में, हिंदी साहित्य में, सात चरण भी होते हैं, जैसे छप्पय आदि। तो बंधुओं, आइए इसी विधा में हम सर्वप्रथम चर्चा करते हैं चौपाई, जो बहुत प्रयुक्त है और गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जिसका वर्णन किया गया है। तो ये चौपाई जो छंद है, चौपाई कहा ही गया है। इस चौपाई में यह मात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। और चौपाई की जो विधा है, इस चौपाई को हम देखें तो चौपाई में 16 मात्राओं का विधान है और ये 16 मात्राएं गिनने के लिए हमें वही ध्यान रखना है, लघु वर्ण की एक मात्रा और गुरु वर्ण की दो मात्राएं होंगी। तो आप देखिए इस चौपाई की परिभाषा क्या है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं तथा अंत में गुरु और लघु नहीं होना चाहिए। अंत में गुरु लघु नहीं होना चाहिए, यानी गुरु के बाद लघु, यानी अंत में लघु वर्ण नहीं होना चाहिए। चौपाई में ये ध्यान देने की बात है। और होना क्या चाहिए? तो अंत में दो गुरु हो सकते हैं, दो लघु हो सकते हैं और लघु के बाद गुरु हो सकता है। ऐसा चौपाई का लक्षण है। यह चौपाई की परिभाषा है। यह सम्मात्रिक छंद में आता है। चौपाई का प्रयोग आप सब जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने श्री रामचरित मानस में चौपाइयों का बहुत ही अद्भुत और विशद विवेचन और प्रयोग किया है। आइए इसमें सर्वप्रथम जो अंत में दो गुरु का प्रयोग किया गया है उन चौपाइयों को आप देखिए। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। यहाँ अंत में दोनों गुरु हैं और दोनों लघु जो हैं उनका भी आप उदाहरण लीजिए। सूझहि रामचरित मणिमानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। यहाँ दोनों जो अंत में वर्ण आए हैं वो दोनों लघु हैं। इन तीनों चौपाइयों में ये लघु लघु के उदाहरण हैं और पूर्व में जो थे वो दोनों ही अंत में दोनों गुरु का प्रयोग किया गया है। और अंत में जो दूसरी विशेष बात ध्यान रखने की है, वहां लघु के बाद गुरु का प्रयोग किया गया है। जैसे जनमन मंजू मुकुल मल, जनम मन मंजू मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। बंदो प्रथम महीसुर चरना,
मोह जनित संशय सब हरना। यहां देखिए, यहां अंत में जो है हरनी यानी लघु के बाद गुरु वर्ण का प्रयोग किया गया है, या करनी लघु के बाद गुरु का प्रयोग किया गया है, और चरना में भी लघु के बाद गुरु, और हरना में भी लघु के बाद गुरु का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से यदि हम इन मात्राओं की गणना करें तो बंदों में चार मात्राएं हैं। जैसे पहली चौपाई है इसमें, देखिए, बंदों गुरु पद पदुम परागा। तो बंदों में चार, गुरु में दो, चार दो छह, पद में दो, छह दो आठ, पदुम में तीन, आठ तीन 11, और परागा में कितनी मात्राएं हो गई? पांच मात्राएं, पा की एक, रा की दो, गा की दो। इस तरह से 11 और 5 16 मात्राओं का यह चौपाई छंद है। इसी प्रकार से सभी में यही क्रम है, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है, चौपाई के अंत में या तो दोनों लघु हों या दोनों गुरु हों। अंत में क्या, और या फिर लघु और गुरु हों, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? तो अंत में गुरु के बाद लघु नहीं होना चाहिए, यह ध्यान देना है। विशेष रूप से यहाँ ये कहा गया है, यहाँ सिंह, विलोकित, पद्धरी, अरिल्ल, अड़िल्ल, पादाकुलक आदि छंद चौपाई के समान लक्षण वाले छंद होते हैं। तो बंधुओं, इस प्रकार से यह चौपाई का जो वर्णन है, चौपाई छंद की जो परिभाषा है, उसके लक्षण हैं, उदाहरण हैं, वो आपको प्रस्तुत करके मैं यही विराम लेता हूं। सभी को नमस्ते।